नमस्ते दोस्तों। इजिप्ट की बात आती है तो हमें सबसे पहले पिरामिड्स और मम्मियों की याद आती है। लेकिन ये क्यों बनाए गए? आखिर इतनी बड़ी इमारतों और मम्मियों को बनाने का लक्ष्य क्या होगा? ज़्यादा सोचिए मत। आज इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ जिसमें हम इजिप्शियन मिथ में बताए गए आफ्टर लाइफ यानी कि जीवन के बाद के सफ़र में बारे में जानेंगे। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कई कल्चर्स जैसे इंडिया, चाइना, माया में पुनर्जन्म और आफ्टर लाइफ के बारे में हमें सुनने को मिलता है। वैसे ही हमें इजिप्शियन कल्चर में काफ़ी सारी मिथक कहानियाँ मिलती हैं। जब किसी का अंत होता है तो उसका अंत नहीं, उसके नए सफ़र की शुरुआत होती है जो कि उसे उनके भगवानों के लोक लेके जाती है। इन सब का उल्लेख आपको पिरामिड्स और ममीज़ के कॉफिन में मिलेगा। पे माना जाता है कि मिस्र के देवता पहले पृथ्वी पे रहते थे, लेकिन कुछ समय बाद वो आकाश में जाके तारों के रूप में पृथ्वी पे नज़र रखने लगे। इसीलिए आफ्टर लाइफ को ये लोग आकाश का सफ़र भी कहते हैं, जो कि ओरायन कॉन्स्टिलेशन की तरफ जाता है। ओरायन कॉन्स्टिलेशन यानी मृग नक्षत्र ओरिसिस का प्रतीक है, जो कि अंडरवर्ल्ड का देवता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल या प्रूफ आपको इजिप्ट के द ग्रेट पिरामिड को देख के मिल सकता है, जो कि ओरायन बेल्ट के 3 तारों के पोजीशन देख के बनाया गया है। ममीफिकेशन और पिरामिड की ज़्यादातर चर्चा हमें ओल्ड किंगडम या एज ऑफ पिरामिड के वक्त में देखने को मिलती है, जहाँ सिर्फ फ़ेरो को आफ्टर लाइफ के सफ़र में जाने की इजाज़त थी। बाद में आम लोगों को भी ममी बनाने की अनुमति मिली। आफ्टर लाइफ में प्रवेश करने से पहले मृतकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, जिसमें जीवित लोग उनकी मदद करते थे ताकि वो दूसरी दुनिया में जन्म ले सके। सबसे पहले तो टॉम्स यानी कि समाधि बनाना, जो कि मृतक का घर माना जाता था। वहाँ पे आफ्टर लाइफ में तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी लिखावट, आफ्टर लाइफ में काम आने वाली चीज़ें सब तैयार करके रखते थे। कुछ फ़ेरों ने अपने जीवित काल में ही उनकी टॉम्स या समाधि बना के रख दिए थे ताकि आकाश के सफ़र के दौरान उन्हें कोई परेशानी ना हो। बाद में है ममीफिकेशन प्रोसेस। यहाँ पे कहा जाता है कि जब तक का और बा तत्व मिलके दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म नहीं होता, तब तक यहाँ पे मृतक की बॉडी ठीक रहनी चाहिए, इसीलिए मम्मी बनाते थे। फिर शुरू होता है जीवन के बाद का सफ़र। आकाश में जाने के लिए अलग अलग वाहनों का उल्लेख मिलता है, लेकिन फ़ेरो को लेने के लिए रा की बोट खुद आती है। वैसे इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, रा जो कि सूर्य देवता है, वो रोज़ पृथ्वी पे जन्म लेते हैं और शाम को डूबते वक्त उन्हें मृत बताया जाता है और पाताल में मृतकों को मार्ग दिखाते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से जोड़ा जाता है, जो कि आपको बहुत सी तस्वीरों में मिलेगा, जहाँ रा खुद फ़ेरो के साथ बोट पे पाताल के या आकाश के सफ़र में निकलते हैं। फिर वो पहुँचते हैं डुआर्ट में, जो कि मृतकों की दुनिया है, जहाँ पे वो पुनर्जन्म लेंगे या नहीं वो तय होता है। डुआर्ट में उन्हें 12 घंटे, जो कि रा के डुआर्ट में 12 घंटों को रिप्रेजेंट करता है, ताकि हर टास्क को कंप्लीट करना होता है, जहाँ उसे बहुत लंबी सुरंगें, आग, मैजिकल गेट्स मिलते हैं और बहुत सारे मिथिकल क्रीचर्स भी मिलते हैं, जिनका सामना वो रा, अनुबस और टॉम पे लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए पार करते हैं। लास्ट में एफोसिस से लड़के डुआर्ट से बाहर आके मैट, जो कि ओराइसिस का साम्राज्य है, वहाँ पे पहुँचते हैं। हाँ, उसे 42 देवताओं को बताना पड़ता है कि उसने उसका जीवन कैसे व्यतीत किया और अपने जीवन काल में उसने कितनी अच्छी चीज़ें करी हैं, ताकि वो साबित कर सके कि देवताओं की दुनिया में जन्म लेने के लिए वो लायक है। लेकिन जो उसने बताया है वो सही है या गलत है, ये साबित होता है जजमेंट ऑफ ट्रूथ से। कहा जाता है कि इंसान दूसरे से झूठ बोल सकता है, लेकिन खुद के दिल से नहीं। मृतक का दिल ओराइसिस के सामने अनुबस द्वारा तोला जाता है, जहाँ कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसका दिल फेदर से भारी आएगा और उसे अमित क्रीचर के सामने रख के उसकी आत्मा को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जिसे कि दूसरी मृत्यु कहते हैं, जो कि हमेशा के लिए होती है। लेकिन अगर दिल फेदर से हल्का आया तो वो साफ मन का मनुष्य है और वो पुनर्जन्म के योग्य माना जाता है और फिर उसका जन्म फील्ड ऑफ रीड्स में होता है, जहाँ पर उन्हें उपजाऊ ज़मीन मिलती है और देवताओं के साथ रहने का मौका। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।